नमस्कार। पिछले लेसन में हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच डिफरेंस देखा था। आज इस लेसन में हम लोग चर्चा करेंगे कि यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में कैसे संपन्न होती है। हमने देखा था कि ग्लूकोज कोशिका के अंदर प्रवेश कर गई थी और उसका ब्रेकडाउन होने के बाद क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज के अलावा फैट और प्रोटीन का भी ऑक्सीडेशन होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अथवा उसका टूटने की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की कोशिका में कैसे संपन्न होती है। तो हम हेडिंग लिखेंगे और हमारा हेडिंग है क्या, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखेंगे तीन प्रकार की कोशिका के बारे में। पहला होगा यीस्ट, दूसरा होगा मसल सेल और एक ऐसी कोशिका जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होगी। इन तीन कोशिकाओं में हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है और क्या फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज से शुरुआत करेंगे क्योंकि ग्लूकोज क्या कर गई है, कोशिका के अंदर प्रवेश कर गई है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का उपयोग करके। ग्लूकोज ग्लूकोज का हम लोग को फॉर्मूला पता है, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज सबसे पहले कहां प्रवेश करेगी, साइटोप्लाज्म में प्रवेश करेगी। ये साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में, कोशिका के कोशिका द्रव में प्रवेश कर गई हैं। ठीक है, और इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। O2 इज नॉट रिक्वायर्ड, इस स्टेप के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है और यह स्टेप का नाम है, यानी यह प्रक्रिया का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे पहले ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में साइटोप्लाज्म में किसमें बदल जाती है, यह बदल जाती हैं पाइरुवेट में। पाइरुवेट में बदल जाती है। पाइरुवेट का फॉर्मूला है C3H3O3-। ये पाइरुविक एसिड से किस प्रकार अलग है, पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H4O3, यानी पाइरुविक एसिड में एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 3 ही हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो पहला स्टेप में हमारा ग्लूकोज पाइरुवेट में बदल गया है। अब पाइरुवेट यीस्ट सेल में, मसल सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाइरुवेट का ब्रेकडाउन यीस्ट सेल में कैसे होती है। यीस्ट सेल में, इन यीस्ट सेल क्या होता है, यीस्ट एक प्रकार का कवक होता है, फंजाई होता है, यानी यह एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है। ठीक है, हम लोग को पता है फंजाई, हम लोग 9th में पढ़ ही चुके हैं कि फंजाई का कैरेक्टर क्या होता है। जैसे मशरूम है ना, हम लोग का मशरूम फॉर्म में उत्पन्न होता है। तो यीस्ट एक प्रकार का कवक है, फंजाई है। यीस्ट में पाइरुवेट का ब्रेकडाउन कैसे होगा, यीस्ट में पाइरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इन एब्सेंस ऑफ O2
और यह स्टेप कहलाता है, यानी अल्कोहल ये जो पायरुवेट जिस सेल में बदल जाती है इथाइल अल्कोहल में बदलेगी। इथाइल अल्कोहल में बदल जाती है। इसके अलावा ये CO2 भी CO2 का भी प्रोडक्शन होता है, प्लस एनर्जी। तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन किसमें हो जाता है? इथाइल अल्कोहल अथवा इथानॉल में हो जाता है। इसके अलावा ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रोडक्शन करती है और एनर्जी भी रिलीज होती है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यह स्टेप यानी इथाइल अल्कोहल बनने की प्रक्रिया यह क्या कहलाती है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है? इथाइल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। अगला देखेंगे पायरुवेट मसल सेल में जब हम ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, हमारा मसल में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आ जाती है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, जैसे हम लोग क्रॉस कंट्री में रेस लगाते हैं तब, या फिर कुछ ज्यादा मेहनत कर लेते हैं तब पायरुवेट क्या करता है? अच्छा, एक मिनट, यहाँ इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हम लोग का क्या होगा? इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होगा C2H5OH। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। हम लोग यहां देख रहे थे पायरुवेट का ब्रेकडाउन मसल सेल में पेशी की कोशिका, जैसे हाथ की पेशी हुआ, पैर की पेशी हुआ, पेशी हम लोग को पता है कि पेशी यानी मसल हम लोग के शरीर के मूवमेंट में मदद करती है। ठीक है, तो पायरुवेट मसल सेल में, इन मसल सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी O2। तो पायरुवेट मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी में किस में बदल जाती है? लैक्टिक एसिड में बदल जाती है, प्लस एनर्जी। ठीक है, लैक्टिक एसिड में बदल जाती है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3। इस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड बन रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी यह प्रोसेस कहलाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगला देखते हैं पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ब्रेकडाउन करके क्या बनाएगी, कैसे टूटेगी ये? इन माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरुवेट इन माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगी ये? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, यानी हमारा पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें बदल गई है? CO2, H2O और एनर्जी में बदल गई है, यानी इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो हमारा यह एक चार्ट जैसा बन गया है और इसको हम लोग क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जहां पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अथवा ब्रेकडाउन विभिन्न
प्रकार की कोशिकाओं में कैसे हो रही ये दर्शाया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, और सिंपली हाउ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे ग्लूकोज से। ग्लूकोज, और यह ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित है, यानी हमारा ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर गया है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यह ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म O2 इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ये क्या करती हैं, ग्लूकोज किसमें बदल जाती हैं, पायरुवेट में बदल जाती हैं, C3H3O3 माइनस। ठीक है, पायरुविक एसिड का से इसका रिलेशन ये है कि यह इसमें एक्स्ट्रा H एटम होता है, H यानी हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा इसमें होता है। पायरुविक एसिड कोई किताब में भी पायरुवेट की जगह पायरुविक एसिड भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पायरुविक एसिड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पायरुवेट फर्दर कैसे अलग अलग कोशिका में इसका ब्रेकडाउन होता है। पायरुवेट यीस्ट सेल में, यानी यीस्ट की कोशिका में, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पायरुवेट किस में बदल जाएगी, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी में बदल जाती है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH, और इस प्रोसेस को हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नाम देते हैं। पायरुवेट मसल सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में पायरुवेट किस में बदल जाती है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में बदल जाती है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C3H6O3 है। पायरुवेट इन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या करती है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है इसका, और यह बदल जाती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, और एनर्जी में यह बदल जाती है। तो यहां से हम लोग को कैसे पता चलेगा कौन सा स्टेप एरोबिक है अथवा कौन सा स्टेप एनएरोबिक है। यहाँ देखते हैं हम लोग। ग्लूकोज पायरुवेट, और यहां से पायरुवेट से कहां चला गया, इथाइल अल्कोहल चला गया। तो यह स्टेप हमारा पायरुवेट, ग्लूकोज, पायरुवेट और इथाइल अल्कोहल, यहां से इथाइल अल्कोहल, यानी यह प्रक्रिया क्या होगी, यह हमारा एनएरोबिक पार्ट होगा। एनएरोबिक पार्ट ग्लूकोज पायरुवेट टू इथाइल अल्कोहल, ये क्या है, एनएरोबिक पार्ट हुआ, क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा ग्लूकोज पायरुवेट लैक्टिक एसिड, यह भी ऑक्सीजन की कमी में हो रही है, यानी यह भी क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। लेकिन यहां देखें ग्लूकोज पायरुवेट और CO2H2O एनर्जी, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए यह स्टेप, यानी यह वाला हमारा पार्ट क्या होगा, ग्लूकोज पायरुवेट CO2H2 एंड एनर्जी, ये क्या होगा, एरोबिक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया क्वेश्चन पूछा जाए कि यीस्ट में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होगा, यीस्ट कोशिका में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होगा, तो हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, शुरुआत करेंगे यहीं से, शुरुआत करेंगे हम लोग ग्लूकोज से ही। ग्लूकोज यहाँ वही होगा, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म और O2 इज नॉट रिक्वायर्ड, ग्लाइकोलाइसिस, फिर पायरुवेट। अब यहां से हमारा इधर चला जाएगा ऊपर की तरफ, ये पार्ट, यानी ये पार्ट हो जाएगा यीस्ट सेल अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथाइल अल्कोहल, CO2 एनर्जी, C2H5OH, ये हमारा यीस्ट सेल का पार्ट हुआ। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मसल सेल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होगा, तो हम लोग शुरुआत यहीं से ही करेंगे, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, O2 इज नॉट रिक्वायर्ड, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट, देन इधर। ठीक है, ये मसल वाला पार्ट हुआ, मसल सेल वाला पार्ट हुआ। अगर पूछा जा रहा है इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे हो जा रहा है, तो हम लोग शुरुआत यहीं से ही करेंगे, यानी हमारा शुरुआत भी यहीं से ही होगा, ग्लूकोज पायरुवेट इधर CO2H2, यानी ये दोनों कॉमन पार्ट हुआ तीनों, यीस्ट, मसल और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यह स्टेप कॉमन हो गया, इसलिए हम लोग एक ही में लिखें, क्योंकि इस तरह का चार्ट हमारा एनसीईआरटी किताब में भी लिखा हुआ। ग्लाइकोलाइसिस पार्ट हुआ ये, और इधर पायरुवेट जब कंप्लीट ब्रेकडाउन कर जाती है, स्टेप हमारा होता है क्रेब्स साइकिल है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब स्टेप के बाद ही कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, और ये क्या करती हैं, एनर्जी रिलीज करती हैं। तो हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की कोशिका में, यानी यीस्ट, मसल सेल और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है।
यानी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की कोशिका में कैसे होती है। दोनों ही स्थिति में यानी एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही स्थिति में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में। जब ग्लूकोज स्टेप वाइज ब्रेकडाउन करती हैं, टूटती हैं, तब एनर्जी रिलीज होता है। उस एनर्जी का उपयोग किसमें होता है? एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने में। एटीपी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी ट्राई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस किस पार्ट से बना होता है? इसमें एक नाइट्रोजनस बेस होगा एडिनिन, उसके साथ जुड़ी रहेगी राइबोज शुगर और 3 फॉस्फेट ग्रुप राइबोज शुगर के साथ जुड़ी रहेगी। मैं एक सिंपल फिगर ड्रॉ कर रहा हूं एटीपी मॉलिक्यूल का, ठीक है। यह एक बेस होगा एडिनिन बेस, इसके साथ क्या जुड़ी है? इसके साथ जुड़ी रहेगी एक शुगर यानी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर, राइबोज शुगर के साथ क्या जुड़ा रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा। एडिनिन, राइबोज शुगर और हमारा यह फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यह एटीपी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग को दिख रहा है एडिनिन नाइट्रोजनस बेस, उसके साथ राइबोज शुगर जुड़ी हुई है और 1 2 3 फॉस्फेट ग्रुप है। 3 है फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जब किसी कोशिका को ऊर्जा की जरूरत होती है तो क्या करता है? ये फॉस्फेट बॉन्ड है, ये टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है। किससे? जल से यानी वाटर से, यानी हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। जल की मदद से ये क्या करती हैं? ये टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है H2O यानी जल के माध्यम से, और जल के माध्यम से टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड टूट जा रहा है और इस टूटने के बाद लगभग 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी का उत्पादन होता है और उसी एनर्जी का उपयोग कोशिका करती है। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है? ये एटीपी है, एटीपी, ठीक है। यह ब्रेक कर जा रहा है, टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक कर जा रहा है, यानी यह अलग हो जा रही फॉस्फेट ग्रुप, 2 ही बच रहा है। तो ये क्या बन जाएगी? एटीपी है, ये एटीपी है। तो ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे था, एक हाइड्रोलाइसिस के बाद फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जा रहा है, तो एटीपी बाद किसका निर्माण करेगी? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई यानी 2, यानी 2 ही फॉस्फेट ग्रुप रह जा रहा। ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या हो जा रही है? अलग हो जा रही है, ठीक है। और अलग होने के क्रम में ये जो बॉन्ड टूट रहा है, उस टूटने के बाद क्या होती है? एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। एनर्जी, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जा रहा है, एक फॉस्फेट ग्रुप ट्राई से क्या बन जा रहा है? वो डाई बन जा रहा है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बाद में क्या करती हैं? जैसे फोटोसिंथेसिस हुआ अथवा फूड में जो उपस्थित ऊर्जा है उसका उपयोग, यानी रेस्पिरेशन में एडिनोसिन प्रोसेस क्या करती है? यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट वापस किस में बदल जाती हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाती हैं और उसके साथ क्या जुड़ता है? एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ने की प्रक्रिया यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से और एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा।
कौन सा प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में हो सकता है जो सन का एनर्जी है उसके उपयोग करके, या फिर जो हम लोग रेस्पिरेशन में जहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यदि ये चक्र चलते रहता है, एटीपी टू एडीपी, फिर एडीपी से क्या होता है एटीपी, एटीपी एडीपी, फिर एडीपी से क्या होता है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस प्रकार यह साइकिल चलते रहता है और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं की क्या होता है ऊर्जा का उत्पादन होता है। विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की प्राप्ति इसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से ही हमें मिलती है।